नमस्कार मित्रों, आज हम देखते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत साइमन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जब 1930 का दशक था, 1930-40 के दशक में प्रशासकीय अध्ययन में अनुभववाद का आगमन हुआ था और इसमें व्यवहारवादी आंदोलन चल रहा था। तो प्रशासकीय व्यवहार के क्षेत्र में प्रमुख अध्ययन था नौकरशाही, मानव संबंध, प्रेरणा और निर्णय लेने संबंधी अध्ययन। तो हर्बर्ट साइमन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वह निर्णय लेने संबंधी है। कुछ साइमन के बारे में जान लीजिए। साइमन अमेरिका के विख्यात राजनीतिक और सामाजिक वैज्ञानिक थे और उनका जन्म 1916 में विस्कॉन्सिन में हुआ था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में पीएचडी किए थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नगर पालिका प्रशासन में किया था और उन्होंने इसी दौरान बहुत सारी किताबें लिखे थे, जिसमें था प्रशासकीय व्यवहार, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू साइंस ऑफ ऑटोमेशन, साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में कि उन्होंने 1978 में उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। हर्बर्ट साइमन प्रशासन को निर्णय लेने के प्रक्रिया के समतुल्य मानते हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने पारंपरिक दृष्टिकोण की वैधता पर कठोर टिप्पणी किया था और उन्होंने पारंपरिक जो दृष्टिकोण था उसे लोकोक्ति कहते थे, एक मुहावरा के समान वो मानते थे। साइमन का निर्णय निर्धारण ही मेन था और उन्होंने संगठन को निर्णायकों का एक ढांचा कहा था, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसीजन मेकर्स। उनके अनुसार निर्णय संगठन के हर स्तर पर लिए जाते हैं। संगठन में अगर मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर फोटो स्टेट करानी है डॉक्यूमेंट का, तो ये भी डिसीजन लिया जा सकता है कि फोटो स्टेट हम बाहर से करा लें या फोटो स्टेट का मशीन खरीदा जाए। एक छोटा सा डिसीजन ये भी हो सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे डिसीजन भी लिए जाते हैं संगठन में और बड़े बड़े डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो साइमन का कहना एकदम सत्य है और अभी तक लागू है। किसी भी संगठन में हर स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। तो उनका जो था सिद्धांत वो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े से बड़े डिसीजन भी लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इजराइल पर हमास के द्वारा हमला किया गया था, तो इजराइल क्या किया कि हमास को पहले समाप्त किया, हमास पर एयर स्ट्राइक किया, आर्मी भेजा और फिर हमास को समाप्त करने के बाद हिजबुल्लाह को समाप्त किया। हिजबुल्लाह को समाप्त करने के बाद हुती विद्रोही था यमन का, उसको समाप्त किया। सबसे लास्ट में ईरान पर स्ट्राइक किया, ईरान पर हमला किया और ईरान को तबाह किया। तो जबकि सभी का सोर्स ईरान ही था, वो हमास को भी हथियार देता था, वो हिजबुल्लाह को भी देता था, हुती को भी देता था। तो ईरान को पहले भी समाप्त किया जा सकता था, लेकिन यदि उस समय हमला इजराइल के द्वारा ईरान पर किया जाता तो उस एक साथ उसे हमास, अब हिजबुल्लाह, ईरान, हुती चारों का हमला सहना पड़ता। इसके कारण क्या हुआ कि वो एक एक करके हमास, फिर हिजबुल्लाह, हुती, फिर ईरान को समाप्त किया। तो इस तरह से बड़े से बड़े डिसीजन भी संगठन में लिए जाते हैं और छोटे से छोटे डिसीजन भी संगठन में लिए जाते हैं। तो निर्णय निर्धारण में जो साइमन का कहना है कि संगठन को उन्होंने निर्णय लेने वालों का ढांचा कहा है और उनके अनुसार निर्णय संगठन के हर स्तर पर लिए जाते हैं। छोटे से छोटे डिसीजन लिए जाते हैं और बड़े से बड़े डिसीजन लिया जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि उनका कहना एकदम सही है। फिर उन्होंने कहा है कि निर्णय कुछ आधार वाक्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो साइमन अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि ये आधार वाक्य निर्धारित कैसे होते हैं। तो इनमें उन्होंने कहा है कि
इनमें से कुछ आधार वाक्यों का निर्धारण निर्णयकर्ता की प्राथमिकता द्वारा होता है। जो निर्णयकर्ता होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिस पर निर्णय लेने का जिम्मेदारी होता है, उसकी प्राथमिकता क्या है, वो पहला पॉइंट है। और दूसरा है कि सामाजिक परिस्थिति क्या कहता है, और तीसरा है कि वह कम्युनिकेशन, संचार की बदौलत जो संगठन के हर एक इकाई से इंफॉर्मेशन आता है, तथ्य कलेक्ट होता है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। ये 3 आधार वाक्य है। साइमन जोर देकर कहते हैं कि शीर्ष प्रबंधन संगठन के हर सदस्य को सीधे डायरेक्शन नहीं देता है, नहीं प्रत्येक निर्णय के बारे में बता सकता है कि यहाँ पर ये डिसीजन लेना है, यहाँ पर ये डिसीजन लेना है। साइमन ये नहीं कहते हैं। साइमन निर्णय लेने की प्रक्रिया को 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में डिवाइड करता है। पहला है बौद्धिक गतिविधि, दूसरा है प्रारूप गतिविधि, और तीसरा है चयन संबंधी गतिविधि। पहले चरण में निर्णय लेने की अवसर की तलाश किया जाता है और प्रशासक संगठनात्मक माहौल को समझने की कोशिश करता है और उन स्थितियों की पहचान करता है जिन पर नए सिरे से कार्यवाही करने की जरूरत है। दूसरे चरण में शामिल तत्व है उन स्थितियों की पहचानना, विकसित करना और उनका विश्लेषण करना जो हर तरह की वैकल्पिक गतिविधियों को संभव बनाता है। इस चरण में पहले चरण के मुकाबले समय और ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। अंततः प्रशासक उसके लिए उपलब्ध कार्यवाहियों में से एक वैकल्पिक कार्यवाही चुनता है। साइमन कहते हैं कि देखने में तो ये तीनों चरण साधारण और एक दूसरे के क्रमागत लगते हैं, लेकिन व्यवहार में इनका क्रम विन्यास बहुत जटिल है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक चरण की निर्णय प्रक्रिया का भी अपना एक क्रम विन्यास होता है। तो इस तरह से पहला है बौद्धिक गतिविधि जिसमें कि अवसर की तलाश किया जाता है, और दूसरा प्रारूप गतिविधि है जिसमें कि उसका विश्लेषण किया जाता है, और तीसरा है चयन, उसके बाद उसका चुनाव किया जाता है। अब देखिए कि हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि भारत का उद्देश्य है आतंकवाद को समाप्त करना। अब आतंकवाद को समाप्त करना उद्देश्य है, तो फिर पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया था। आतंकवादी हमला होने के बाद एक अवसर मिल गया कि किस तरह से हमको आतंकवादियों को समाप्त करना है। तो इस अवसर को हम कह सकते हैं बौद्धिक गतिविधि, और दूसरा है प्रारूप गतिविधि। तो इसमें उसका विश्लेषण किया गया कि हम किस तरह से उसे समाप्त कर सकते हैं। तो जो आतंकवादी का जो बेस है, जहाँ लॉन्च पैड है, जहाँ से आतंकवादी को प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ उसके द्वारा आतंकवादी को तैयार किया जाता है और वहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो विश्लेषण कर करके उस पर क्या हुआ कि तीसरा चरण जो है चयन गतिविधि, हम चयन गतिविधि के अंतर्गत ये मान सकते हैं कि उस पर एयर स्ट्राइक किया गया और उस लॉन्च पैड को ही समाप्त किया गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बौद्धिक गतिविधि में अवसर की तलाश करना, और प्रारूप गतिविधि में उसका विश्लेषण करना, और चयन गतिविधि में उसका चुनाव करना कि हम किस तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साइमन आगे कहते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मूलतः वैकल्पिक कार्य योजनाओं के बीच में चयन में निहित है, जिनमें मूल्य और तथ्य दोनों मौजूद है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्य और तथ्य दोनों मौजूद होता है। यहाँ पर तथ्य क्या होता है? तथ्य वह इंफॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसका सुपरविजन कर सकते हैं। तथ्य यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है जो स्वयं चीजों की मौजूदा स्थिति, कृत्य और व्यवहार का सूचक होता है। किसी तथ्यपूर्ण आधार वाक्य को पर्यवेक्षणीय और मापनीय साधनों से साबित किया जा सकता है। और मूल्यगत आधार वाक्य जो होता है मनोगत स्थिति में ही वैध माने जाते हैं। जैसे यदि इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट हो गया है कि कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका लॉन्च पैड हो सकता है,
कहाँ कहाँ उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका अड्डा कहाँ कहाँ है। तो हम ये एक तथ्य गतिविधि होता है, लेकिन मूल्य गतिविधि होता है क्या हम उस पर हमला करें या आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक के द्वारा समाप्त करें। तो ये क्या है, ये एक मूल्य गतिविधि है। तो किसी भी निर्णय प्रक्रिया में मूल्य और तथ्य दोनों मौजूद होता है। अब देखते हैं निर्णायक व्यवहार के मॉडल। तो निर्णयकारी व्यवहार के अनेक मॉडल होते हैं। इस मॉडल के परिधि में पूर्ण तार्किकता से लेकर के पूर्ण अतार्किकता के सभी निर्णय आते हैं। इस तरह इनकी परिधि में आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के सोच वाले लोग आते हैं। क्योंकि प्रशासकीय मनुष्य न तो संभावित विकल्पों के बारे में सोच सकता है और न ही उनके संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकता है, इसलिए वह चरम हल तक नहीं पहुंचता है, बल्कि पर्याप्त या किसी तरीके से काम चल जाए ऐसी स्थितियों से ही संतुष्ट हो पाता है। एक बात यह भी कि प्रशासनिक व्यक्ति इस बात को भली भांति महसूस करता है कि जिस दुनिया में ताल्लुक रखता है वह वास्तविक दुनिया का एक साधारण संस्करण मात्र है। इसलिए वह अपने निर्णय का चयन उपस्थित परिस्थितियों की उस साधारण तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए करता है जो उन कुछ चंद घटकों को मिलकर बनी होती है। उन्हें अपने संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और निर्णायक पाता है। साइमन कहता है कि कोई भी मनुष्य सभी विकल्पों को सोच नहीं सकता है। जितना भी संभावित विकल्प है सभी को सोच नहीं सकता है। पूर्ण लॉजिकल नहीं हो सकता है वो। इसीलिए जहां तक पर्याप्त हो जाए, जहां से तक काम चल जाए उसी के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। और कोई भी अधिकारी है तो वो डिसीजन ले सकता है कि हमको क्या क्या करवाना है, लेकिन उसके सामने एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहता है कि हमको इतना ही अमाउंट मिला है, उसी के अंदर हमको इतना काम करना है। तो इस तरह से उस लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अनुसार उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो कोई भी चरम हाल तक नहीं पहुंच सकता है, मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा वहां तक नहीं पहुंच सकता है, जबकि सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन तक ही पहुंच पाता है। ये साइमन के अनुसार ये प्रशासनिक व्यक्ति का लिमिटेशन के कारण ऐसा होता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य, साइमन कहता है कि कोई भी मनुष्य जिस दुनिया से ताल्लुक रखता है उसका एक साधारण संस्करण है, वो सब कुछ नहीं जानता है। प्रशासनिक व्यक्ति के मॉडल की रचना के बाद सर्वोच्च सीमा तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावट है, उसको समझने का प्रयास हुआ था। साइमन के मुताबिक बदलाव के प्रतिरोध, पद की चाह या दुष्क्रियात्मक मतभेद आदि सर्वोच्च सीमा तक पहुंचने में बाधक होते हैं। अब साइमन जो डिसीजन होता है, साइमन के अनुसार डिसीजन को दो भागों में बांटा गया है, एक नियोजित निर्णय और एक अनियोजित निर्णय, प्लान्ड डिसीजन और अनप्लान्ड डिसीजन। आमतौर पर निर्णय इस हद तक नियोजित होता है कि वह अपने स्वभाव में पुनरावृत्ति, मतलब बार बार जो काम होता है तो वो नियोजित निर्णय के अंतर्गत आता है। और इस तरह से जो डिसीजन होता है इस पर अलग से विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार में सूखा पड़ता है, तो जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, ये पिछले बार भी पड़ा था और उसके पिछले बार पर एक उदाहरण है, पिछले उदाहरण को देखा जा सकता है। तो इसका जो डिसीजन होगा पहले से निर्धारित किया जाएगा कि सूखा पड़ेगा तो हम किसानों को इस तरह से उसको हम मदद कर सकते हैं, सहायता पहुंचा सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। तो ये एक नियोजित निर्णय के अंतर्गत आता है। जबकि वो नियोजित निर्णय जो होगा, जैसे एक बार में भी बाढ़ आ गया या सुनामी आ गया या तूफान आ गया, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में एक बार में ही कहीं बाढ़ आ गया, दूसरी जगह सुनामी आ गया, तीसरी जगह कहीं तूफान आ गया, तो इस तरह से डिसीजन प्रशासकों को लेना एक अनियोजित निर्णय होता है। और इस समय साइमन के द्वारा कहा गया है कि जो अनियोजित निर्णय होता है
उसको लागू करने का उपाय क्या है? उसमें लागू करने का उपाय है अधिकारियों का जो चयन होता है वो अच्छे अधिकारियों का चयन किया जाए और उसे प्रशिक्षण से उच्च स्तरीय कुशलता हासिल किया जाए और उसको प्रयोग करने की क्षमता हो। हालांकि इन तकनीकों का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ है, क्रांति आई है तकनीक में, तो साइमन का मानना है कि इस मॉडल का गणितीय ढंग से इस्तेमाल किया जाए और चयन को तार्किक रूप दिया जाए। गणितीय साधन जैसे शोध संचालन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर सिमुलेशन और अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इस सब को जब शामिल किया जाएगा डिसीजन लेने में, तो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो कर्मचारी पर निर्भरता है वो समाप्त होगी और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसका सेंट्रलाइजेशन होगा। और इस तरह से साइमन कहता है कि कंप्यूटर और निर्णय लेने की दूसरी नई तकनीकों के इस्तेमाल से इस केंद्रीकरण का, इस सेंट्रलाइजेशन का फिर से डिसेंट्रलाइजेशन होगा। थैंक यू। और इस तरह से हम साइमन को समझ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।